अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। काफ़ी दिनों की गैर हाजिरी के बाद आप लोगों के सामने आई हूँ। शायद आप लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी को मिस किया होगा, और जिन व्यूअर्स ने कमेंट्स में इतने दिनों से गायब रहने पर अपने कंसर्न का इजहार किया तो उनका शुक्रिया। और मैं यही कहूँगी कि जिस तरह तुर्की के अदाकार अपने सीजन्स ख़त्म होने के बाद अपनी हॉलीडेज़ मना रहे हैं, तो सेम सिचुएशन मेरी भी थी। इसे आप मेरी हॉलीडेज़ समझ लें। और आज की वीडियो नाज़रीन इकराम कुरुलिश उस्मान के बारे में है। और आज की वीडियो में इस ड्रामे के बारे में कुछ तबसरे के साथ साथ मैं सबसे पहले तुर्की में पिछले दिनों होने वाले एक बहुत खास वाक़े के बारे में बताना चाहूँगी। हुआ ये कि पिछले दिनों तुर्की में एक ऐसा वाक़या हुआ जिस पर खूब हंगामा बरपा हुआ, और इस्लाम पसंदों ने तुर्की के सेकुलर माफिया की बहुत दुर्गुत बनाई कि बस। हुआ यह कि तुर्की का एक मैगजीन जिसका नाम लिमैन मैगजीन था, इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कार्टून्स अपने मैगजीन में शाया किए, नाउज़-बिल्लाह। जिसके बाद एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हो गया, और इस मैगजीन के ऑफिस के बाहर तुर्क नौजवान मुसलमान लड़कों ने खूब हंगामा किया, इनके खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन इसके साथ साथ एक उन्होंने काबिल कदर काम ये भी किया कि इनके ऑफिस के बाहर वुज़ू की और बुलंद आवाज़ से अजान दी, और फिर बाजमात नमाज अदा की गई, ताकि इस मैगजीन को चलाने वालों को ये एहसास हो कि जिस नबी अलैहिस्सलाम की तुम तौहीन करने की कोशिश कर रहे हो, उनका नाम आज भी उसी तरह बुलंद है जिस तरह 1450 साल पहले था। कुरान मजीद यूं ही तो नहीं कहता वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। और इस तरह तुर्की के इस्लाम पसंद नौजवानों ने इस्लाम दुश्मन ताकतों को बता दिया कि तुम ऐसे गुस्ताखियां करके ऐसी उम्मत से कैसे जीत सकते हो जो अपने नबी की शान में जरा सी भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वाक़े के हवाले से इस्लामी ज़हन रखने वाले कई अदाकारों ने पोस्ट्स लगाई जिनमें जलाल अल काबिल जिक्र हैं। उन्होंने अपने पोस्ट का आगाज़ इन अल्फाज से किया कि हमारी जानें आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। और लिमैन मैगजीन जो कि गंदी सोच रखने वाले गलत लोगों की तख्लीक है, और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि दोनों जहानों के सरदार हैं, इनकी मुबारक ज़ात को उन्होंने अपने घटिया कार्टूनों में मौजू बनाने की कोशिश की। तो तुर्की के लोगों ने इस एहतजाज से साबित किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इनके ईमान का पहला दर्जा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इससे ये बात भी पता चलती है कि सेकुलर तुर्की अभी मरा नहीं, और मुस्तफ़ा कमाल की औलादें आज भी तुर्की में मौजूद हैं, और मौका मिलने पर किसी भी ऐसी जलील हरकत करने से नहीं चूकती। और नाज़रीन इकराम, हक व बातिल की ये जंग तो चलती रहेगी, लेकिन हम ऐसी हरकत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब नाज़रीन इकराम बात करते हैं कुरुलिश उस्मान की। तो जुमेरात का दिन हो और आप खुश खुश उठें कि आज ट्रांसलेशन के साथ कुरुलिश उस्मान की नई किस्त देखेंगे, लेकिन फिर याद आ जाए कि नहीं भाई, कोई किस्त नहीं आनी, और ये गैप अक्टूबर तक चलेगा। तो उस वक्त आप लोगों के दिल की क्या कैफियत होती है, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जबकि कुरुलिश उस्मान सीरीज़ अपनी खामियों के साथ मुझे तो याद आ रही है। इस सीरीज़ के हवाले से जो खबरें मुझे मिली थी वो इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। लेकिन अभी बुराक की बीवी फहरिया के हवाले से खबर दूंगी कि फहरिया को एक ड्रामा सीरीज़ में काम करने की ऑफ़र हुई है जिसका नाम इफ़्फ़त है। इस ड्रामे की कहानी ये है कि ये लड़की मोटापे का शिकार होती है, और इस मोटापे की वजह से इसे अपने पिछले शौहर की बेवफाई के साथ साथ उसके पिछले शौहर की तरफ से कत्ल की कोशिश का सामना भी करना पड़ता है। ये लड़की सादा मिजाज की होती है, और फिर कई जिस्मानी ऑपरेशंस करवाकर एक दिलकश औरत में बदल जाती है और खूबसूरत बन जाती है, जिसके बाद वो अपने पिछले शौहर और उस खौफनाक माजी से बदला लेने के लिए लौटती है जिससे वो गुजरी थी। अब वो इंतकाम की राह पर निकलती है, और इस रास्ते में इसे किन मसाइल और सदमों का सामना करना पड़ता है। तो ये सीरीज़ इस पर है, यानी कि इस सीरीज़ की कहानी मोहब्बत और इंतकाम को दिखाएगी, जिसमें वो शख्स शामिल है जिसने इसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। तो फहरिया को इफ़्फ़त के इस किरदार की ऑफ़र की गई है, जिसका अभी तक फहरिया ने कोई जवाब नहीं दिया, और प्रोडक्शन कंपनी को फहरिया के जवाब का इंतज़ार है। आपके ख्याल में फहरिया को ये किरदार सूट करेगा या नहीं? मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। ये कहानी इंतकाम, अज़ियत और गुस्से से भरी हुई है, और शौहर से इंतकाम लेने वाली बीवी की इस कहानी को एक रोमांटिक टच देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में फहरिया को किसी तारीखी ड्रामे में काम करना चाहिए। और अगर फहरिया को मोहम्मद फातिह अल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ में चिचक खातून के किरदार में ले लिया जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि अल्परसलान के बाद हम फहरिया को किसी और नई तारीखी सीरीज़ में देखना पसंद करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों तुर्की में अब इस तरह के साइकोपैथ ड्रामों की मकबूलियत बहुत बढ़ रही है। इससे पहले एंगन नाल्तान भी एक ऐसे ही ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुके हैं जिसका नाम चौप आदम था। उसमें एंगन नाल्तान ने इसी तरह के एक साइको का किरदार अदा किया था।
और नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा का जिक्र है कि कुर्रश उस्मान में बाला खातून के फैंस कहा करते थे कि जब मलहून का किरदार इस सीरीज से चला जाएगा तो इस ड्रामे की रेटिंग 20 तक चली जाएगी, क्योंकि मलहून का किरदार क्रिंज पैदा करता है। तो सीजन 5 में मलहून खातून भी चली गई और सीजन 6 में बाला के फैंस का एहतजाज यही था कि अरहान और नीलूफर के सीन्स की बजाय बाला के सीन्स ज्यादा से ज्यादा हों। तो इन बेचारों के जोड़े को स्क्रीन टाइम कम मिला और फिर आखिर में तो ये दोनों भी इस सीरीज से चले ही गए और बाला खातून को खुला मैदान मिल गया। लेकिन हुआ क्या, नतीजा ये निकला कि रेटिंग एकदम इतनी गिर गई कि प्रोडक्शन कंपनी यानी बोज़दैक फिल्म्स ने शर्म के मारे तशक्कुरलार के अल्फाज से ये रेटिंग शेयर करने की जहमत ही नहीं की। बाला खातून का किरदार इतना बेहतरीन है, लेकिन इनकी फैन बेस ने इस किरदार का रुतबा घटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसी फैन बेस की वजह से कई ऐसे एजाज जो तारीख में मलहून खातून के नाम पर हैं, उन्हें भी इस सीरीज में बाला को देने की कोशिश की जाती है। मसलन आखिरी किस्त में हलीमा कहती है कि उसने अपनी माँ से सुना कि उसके माँ और बाप ने मिलकर एक रियासत की बुनियाद रखी। हालांकि हकीकत में बाला खातून उस्मान बे के साथ सिर्फ 10 साल रही और उसके बाद उनका क़याम ज़्यादातर अपने वालिद शेख अदब अली की खानकाह में रहा और वहीं उनकी वफात हुई, जबकि मलहून खातून उस्मान बे के साथ आखिर तक रही और उस्मान बे की सल्तनत की जानशीनी भी मलहून की नस्ल में और हान बे की सूरत में मुंतकिल हुई। तो मलहून खातून उस्मान बे की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अगर अलग कर दिया तो तारीख ऐसे ही मस्ख होती है जैसे कुर्रश उस्मान में हुई, वो भी सिर्फ फैंस को खुश करने के लिए। और मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग कमेंट्स में ये बात ज़रूर करेंगे कि मलहून और बाला अलग अलग औरतें नहीं बल्कि एक ही औरत थी। तो नाज़रीन इकराम, इस पर मेरी ये वीडियो मौजूद है जिसमें इस बात को तफसील से मुख्तलिफ तारीख दानों की तारीख की मदद से क्लियर करने की कोशिश की गई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सीजन 7 में आप इनमें से किस तारीखी किरदार को वापस देखना चाहते हैं, मसलन कॉनर एल्प, सामसा चाउश, माइकल कोसेस और आग तैमूर वगैरह, लेकिन इस शर्त पर कि अदाकार कोई और हो, जैसे कुर्रश उस्मान में अर्तुगरुल गाजी की बारी किया गया, तो आपके नज़दीक ऐसा कौन सा किरदार है और उसकी जगह अदाकार कौन हो? तो मेरे नज़दीक बर जानकत को आग तैमूर के तौर पर लाया जाए, क्योंकि ये अदाकार इससे पहले भी तारीखी ड्रामों में काम कर चुका है, मिसाल के तौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो अगर ये आग तैमूर के रोल में आ जाए तो इन्हें एक तारीखी जंगजू का किरदार परफॉर्म करने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन कॉनर एल्प के तौर पर बर्क आर्चर ही बेहतरीन है, क्योंकि इनमें वो शान और उठान है जो इस किरदार के लिए होनी चाहिए, बस इन्हें वो स्क्रीन टाइम नहीं मिला जो इस किरदार का हक है। और इसी तरह माइकल कोसेस के किरदार का हक भी सरहाद किलिच के अलावा और कोई अदा नहीं कर सकता, इसलिए माइकल कोसेस भी पुराना होना चाहिए। लेकिन सामसा के रोल में अलबत्ता कई अदाकार ऐसे हैं जो लिए जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि महमद बोज़दैक बॉक्सर्स वगैरह से काम चलाते हैं और नए नवेले लोगों को फर्जी नाम देकर ले लेते हैं। तो अरहान एल्प को आराम से सामसा चाउश बनाया जा सकता था, लेकिन महमद बोज़दैक की मर्जी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।